तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर बेसिकली हम इस चीज़ को देख रहे थे कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है जो कि नॉर्मल है, जो कि राइट साइड पे है, आप यहाँ पे देखें तो वाई एक्सिस पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग आ रही है और एक्स एक्सिस पे आपके पास आ रहा है आफ्टर लोड। ठीक है, और आफ्टर लोड क्या होता है बेटे, मैंने आपको बताया कि जो लोड बेसिकली आपने रखा होता है मसल के ऊपर, ठीक है, दैट इज द आफ्टर लोड। ठीक है, और जितना आफ्टर लोड आपका कम होगा उतनी ही जो वेलोसिटी है वो हाई होगी। आसान सी बात है, मिसाल के तौर पे मैं एक पत्थर उठाता हूँ तो पत्ता जो है जितना हल्का है वो उतना हल्का है तो मैं एकदम से उसको उठा लूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई हैवी चीज़ उठानी है, उसको मैं पहले उठाऊं और फिर उसको मैं ऊपर लेके जाऊं, जिस तरह बॉडी बिल्डर जो है वो जब डंबल्स जो है वो उठाते हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज करते हैं डंबल्स उठाते हैं, तो डंबल को उठाना जमीन से, दैट इज द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और फिर डंबल को अप एंड डाउन मूव करना, दैट इज बेसिकली आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और जितना ही आफ्टर लोड जो है वो कम होगा उतने ही जो है वो जो स्ट्रेंथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है या जो वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग है वो उतनी ज्यादा होगी। सो ये तो बड़ा अंडरस्टूड सा है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बेसिकली फोर्स फिक्स है, वो फोर्स जो कि आपने बेसिकली अप्लाई, जो कि आप उठा रहे हो, दैट इज योर आफ्टर लोड, दैट आफ्टर लोड इज फिक्स्ड। ठीक है, 5 kg का वजन है, 10 kg का वजन है, योर आफ्टर लोड इज फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसको जब आप मूव करते हो, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ दैट आफ्टर लोड। जितना आफ्टर लोड आप बढ़ाते हो उतना ही आपके पास जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो या जो शॉर्टनिंग जो है वो उतनी, उसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग उतनी कम या ज़्यादा होती है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें इन्होंने जस्ट बताया है कि जैसे जैसे आप आफ्टर लोड को कम करते जाते हो वैसे वैसे आपके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो जल्दी अटेन होती है, जैसे आप आफ्टर लोड बढ़ाते जाते हो वैसे आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो लेट अटेन। हेलो। ठीक है, सो इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे हम एंड अस्सलाम करते हैं। वालेकुम सर। जी बेटे। सर ये फिजा के नाम से 2 लड़कियां हमारी क्लास में ऐड हुई हैं जबकि एक ही है। फिजा कौन सी वाली है जो? सर ऊपर वाले को रिमूव कर दें। जी, ऊपर वाली जो है ना फिजा सईद, बगैर रोल नंबर के जो है। हम सारा दिन बस यही काम करते रहेंगे आज के दिन में तो। फिजा सईद, ये जब आप लोग बोलते हो तो वो भाग भी जाती है अक्सर। फिजा सईद एक रोल नंबर वाली है, वो ठीक है, जिसका रोल नंबर लिखा हुआ है साथ में। फिजा सईद जी जिसका रोल सर। नंबर लिखा हुआ है, ठीक है वो। जी सर वो ठीक है। बस दूसरी तो फिजा भी नहीं नजर आ रही लिस्ट के अंदर। आपको नजर आ रही है आप लोगों को? सर उसने नाम चेंज कर लिया अपना, पहले थी। क्या नाम हो गया उसका? पता नहीं अब उसने क्या नाम रखा है। हाँ, अच्छा तो चलें ये हम। आफ्टर लोड भी टेंशन ही होती है जी, जी, आफ्टर लोड ये भी टेंशन ही होती है। आफ्टर लोड के अंदर, आफ्टर लोड बेसिकली, हाँ जी, टेंशन ही है। आफ्टर लोड बेसिकली एक तरह का जो है वो फोर्स ही है। ठीक है, और लेकिन वो आफ्टर लोड आपके पास फिक्स रहता है ना, मतलब आपने 5 kg का वेट उठा रहे हैं, आप 10 kg का वेट उठा रहे हैं, आप 15 kg का वेट उठा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज फिक्स्ड। लेकिन एक होता है लिफ्टिंग और एक होता है उसको अप एंड डाउन लेके जाना है ना, जिस तरह से बॉडी बिल्डर जो है वो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके दौरान जो है आपको वेट ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिसमें आपको वेट को उठाना, सिर्फ उठाना नहीं है, उसको अप एंड डाउन मूव करना है, जिसके लिए आपको प्रॉपर जो है वो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग चाहिए, मसल्स की शॉर्टनिंग होनी चाहिए उसको ऊपर उठाने के लिए। सो उस केस में बेसिकली आपका क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है, जो मूवमेंट है, जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है वो डिपेंड कर रही है बेसिकली आपके आफ्टर लोड के ऊपर।
कि जो अगर आपका आफ्टर लोड जो है वो कम है तो आपके पास जो है वो जल्दी जो है वो आप उसको उठा सकेंगे। अगर आफ्टर लोड आपका ज़्यादा है तो आप उसको जो वेलोसिटी है उसकी कॉन्ट्रैक्शन की या शॉर्टनिंग की वो कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, जारिश ऑनलाइन है? जारिश है अभी ऑनलाइन ग्रुप में? इस मीटिंग के अंदर जारिश है? नो सर, ये क्लास में तो है ना जारिश अवान? अभी तो नहीं है सर। जी सर है। चलें जी, इसको मैंने कर दिया। अब बेटे बस मैं आखिरी एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करके इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं और इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैं एक पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा आपने समझना है, वो ये है कि दिस इज द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल चूंकि आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हो तो आपको इस तरह चीज़ों की समझ आ गई होगी। इसमें 4 स्टेजेस में इसने बताया है, बल्कि 5 स्टेजेस है। एक स्टेज 0 है। स्टेज 0 बेसिकली वो इसको कह रहा है, ये जो है दिस इज बेसिकली द depolarization, early depolarization, and this depolarization is due to the influx of sodium ions due to through voltage gated sodium channels। ये देखें तो आपको पता है कि जब कोई भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और सोडियम सेल के अंदर आता है तो मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज होनी शुरू होती है। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाने के बाद जो इनएक्टिवेशन गेट है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स का वो क्लोज हो जाता है और पोटाशियम चैनल जो है वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वापस रीपोलराइज होना शुरू होती है। तो ये 1 जो है ये आपको रीपोलराइजेशन बता रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी मेम्ब्रेन प्रॉपर्ली रीपोलराइज नहीं हुई, रेस्टिंग पे नहीं आई, दोबारा जो है ये वापस स्टेबल हो गई। दिस स्टेबिलिटी इज बेसिकली ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन के जैसे मेम्ब्रेन यहाँ पे रीपोलराइज होना शुरू होता है तो उस दौरान क्या होता है कि कैल्शियम की इन्फ्लक्स भी शुरू हो जाती है। कैल्शियम की इन्फ्लक्स जब शुरू होती है तो कैल्शियम की जो इन्फ्लक्स है वो पोटाशियम आउटफ्लक्स को जिस टाइम पे बैलेंस करती है तो उस टाइम पे ये मेम्ब्रेन जो है वापस स्टेबल हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्लेटिव फेज। सो एक्शन पोटेंशियल जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसके अंदर ये फेज जो है ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द स्केलेटल मसल एक्शन पोटेंशियल कि इस यहाँ पे एक प्लेटिव फेज आता है। दिस प्लेटिव फेज इज ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन, स्लो कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस जो है वो इंटर हो रहे होते हैं और जिस पॉइंट पे कैल्शियम और की इन्फ्लक्स और पोटाशियम आउटफ्लक्स जब वो मैच कर जाती है तो उस पॉइंट पे देखें आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो मेम्ब्रेन वापस डीपोलराइज फॉर्म में रहती है और एक प्लेटिव सा मेंटेन रहता है। दिस प्लेटिव इज बेसिकली ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। और आहिस्ता आहिस्ता वोल्ट जो कैल्शियम चैनल्स हैं जब उनकी क्लोजिंग होती है और कैल्शियम की जब इन्फ्लक्स कम होती जाती है और पोटेशियम की इन्फ्लक्स बढ़ती जाती है तो वापस मेम्ब्रेन जो है वो रीपोलराइज होना शुरू होती है और फाइनली कैल्शियम की इन्फ्लक्स बिल्कुल खत्म हो जाती है, पोटेशियम आउटफ्लक्स हो रही होती है, मेम्ब्रेन वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। सो दिस इज दी अगेन रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे 2 डीपोलराइजेशंस और 2 रीपोलराइजेशंस हो रही हैं। 0 को हम कहते हैं दिस इज अर्ली डीपोलराइजेशन, 1 को हम कहते हैं दिस इज अर्ली रीपोलराइजेशन, 2 को हम कहते हैं जो प्लेटिव फेज है दिस इज लेट डीपोलराइजेशन, while 3 is late repolarization। और ये जो है 4 जो है दिस इज द नॉर्मल रेस्टिंग फेज। सो दिस इज द सिर्फ जो डिफरेंस है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के अंदर वो बेसिकली आपके पास ये वाला है, ये वाला प्लेटिव फेज का। ठीक है, कि प्लेटिव फेज जो है यहाँ पे होता है और इस प्लेटिव फेज की वजह से क्या होता है कि आपके पास जो मेम्ब्रेन एक दफ़ा डीपोलराइज हुई है वो रिपोलराइज होना शुरू होती है लेकिन वो दोबारा जो है वो स्टेबल हो जाती है, डीपोलराइज स्टेट में रह जाती है ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। ये क्यों होता है ये मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लेटिव फेज बताना था आपको, सिर्फ इतना सा कि प्लेटिव फेज भी एक्शन पोटेंशियल कार्डियक पोटेंशियल के अंदर डिफरेंट चीज़ है और इस दौरान क्या हो रहा था कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है। ये बताने का पर्पस सिर्फ ये था कि अभी मैं जब आपको अगली स्लाइड के अंदर मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल बताऊं तो आपको ये चीज़ यहाँ वहाँ पे क्लियर हो कि ये कैल्शियम जो है ये कहाँ से आ रहा है। ये देखें
अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। कार्डिक मसल्स के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया बिकॉज स्ट्रक्चरली कार्डिक मसल इज बिल्कुल सिमिलर टू द स्केलेटल मसल, ठीक है। सो इस वजह से मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया, स्ट्रक्चरली दोनों सेम है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस बेसिकली उस कार्डिक एक्शन पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आने की वजह से आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग ऑफ कार्डिक मसल, उसके अंदर क्या होता है कि जब एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है एट दी टी पे जब कैल्शियम जो है एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है, सो इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, जो वे ऑफ डीपोलराइजेशन है, इट एक्चुअली ओपन्स इट एक्टिवेट्स द डीएचपी रिसेप्टर्स और उसी तरह से जो है रायनोडिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, वो क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जब आता है यहाँ पे, तो ये बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल्स हैं सब मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो ओपन हो जाते हैं, जो कि रिलेटिव फेज के अंदर ओपन थे। और वो कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं तो कैल्शियम बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में आता है। वो कैल्शियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म के अंदर आया है, वो कैल्शियम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन तो बढ़ा देता है, but that intracytoplasmic calcium concentration is not sufficient to provide that strength of contraction. So क्या होता है कि जो incoming calcium है from the extracellular fluid, ये एक्टिवेट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कैल्शियम रिलीज होता है। सो बेसिकली जो इनकमिंग कैल्शियम है, ये इनडायरेक्टली एक्टिवेशन करता है किस तरह से कि जब ये इनकमिंग कैल्शियम आएगा, सो ये कैल्शियम बेसिकली रायनोडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और कैल्शियम भी साइटोप्लाज्म के अंदर आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो जाएगी। और वो कैल्शियम जब हाई होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन, तो आपके पास क्या होगा, कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा, उसी तरह से क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिस तरह से नॉर्मली होती है स्केलेटल मसल्स के अंदर भी, ठीक है। और जब वापस रिलैक्सेशन हो रही होगी, तो जहां जहां से कैल्शियम आया था वहां वापस जाएगा। कैल्शियम साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला जाएगा, और दूसरा कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आया था, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वापस चला जाएगा। जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कैल्शियम एटीपेज पंप भी होता है, जो कि एक्टिवली कैल्शियम को फिर सेल से बाहर लेके जाता है। और इसके अंदर एक दूसरा ट्रांसपोर्टर भी है जिसको हम कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर कहते हैं, जो कि क्या करता है, कैल्शियम को बाहर लेके जाता है और पोटाशियम और सोडियम को सेल के अंदर लेके आता है। ये दोनों एक्सचेंजर, कैल्शियम एटीपेज पंप और जो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जो कि जो कैल्शियम आया था ड्यूरिंग प्लेटिव फेज सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर, वो कैल्शियम को वापस लेके जाए, और साथ के साथ आपका जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम एटीपेज पंप है, वो भी कैल्शियम की वापस रीअपटेक कराता है, जिसकी वजह से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्लाइन कर जाता है और मसल, कार्डिक मसल जो है वो रिलैक्स कर जाता है, और हम कहते हैं डायस्टोल हो रहा है। सो बेसिकली सिस्टोल एंड डायस्टोल जो है वो बेसिकली कैल्शियम डिपेंडेंट है। बस यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट है, समझने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में ये है कि स्केलेटल मसल के अंदर जो कैल्शियम सोर्स है वो सिर्फ एक था। वो कहाँ से था? साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से था। लेकिन कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम जो है वो सफिशिएंट नहीं होता, इसके लिए हमें कैल्शियम जो है वो किसी और सोर्स से भी चाहिए, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आ रहा है, ठीक है। सो इसमें कैल्शियम दो सोर्सेज से आ रहा होता है, ईसीएफ से भी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी, और फिर वो जो है उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन करता है जिस तरह से स्केलेटल मसल में के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और जब रिलैक्सेशन हो रही होती है, तो रिलैक्सेशन में जिस तरह से कैल्शियम एटीपेज पंप साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, जो कि कैल्शियम को की रीअपटेक कराता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इसी तरह से कैल्शियम एटीपेज पंप सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है, जो कि एक्टिवली कैल्शियम को बाहर पंप आउट करता है। और साथ के साथ इसमें सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी होता है, जो कि कैल्शियम को बाहर और सोडियम को लेके आता है अंदर, ताकि अंदर जो है अंदर से कैल्शियम तो लॉस हो, लेकिन जो चार्ज है वो बैलेंस रहे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट
मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरी तरफ से यहाँ तक एंड है आज का लेक्चर। जी कोई भी क्वेश्चन हो? सर एक बात पूछनी थी फिर सर। जिम में जब वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में तो कम वेट पे ही मसल पेन स्टार्ट हो जाता है, तो जब आहिस्ता आहिस्ता वेट लिफ्टिंग करते रहते हैं तो ज्यादा वेट भी उठा सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लिमिट जो होती है वो चेंज हो सकती है, इसका मतलब? जी, जो क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग है ना, जो क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना वो बेसिकली बढ़ती है। क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग हो रही होती है, क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग जब आप नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं तो कंप्लीट नहीं होती, पार्शियल होती है। ठीक है, और जैसे जैसे आप वर्क बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, वो इंक्रीज होती जाती है। सो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक चीज समझनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब स्टार्ट में थोड़ा सा वजन उठा रहे हैं, ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। इसका मतलब ये कि स्टार्ट में जो आपके क्रॉस ब्रिज साइकिल थे वो कम स्ट्रेंथ वाले थे और बाद में ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये कि स्टार्ट में आपकी कंप्लीट क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग नहीं होती थी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग जो है वो इंक्रीज होती है। और इसके साथ साथ जैसे ही आपने देखा होगा जो जिम में वेट उठाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका जो मसल मास है वो भी बढ़ता जाता है। जब मसल मास बढ़ता जाता है तो डेफिनेटली आपके पास जो नंबर ऑफ अवेलेबल क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, सो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो स्ट्रेंथ ऑफ लिफ्टिंग है या जो वेट लिफ्टिंग की एबिलिटी है वो बढ़ती जाती ठीक है है। जी बेटे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक्टिव टेंशन में हम एक लिमिट तक काम हो सकता है ना काम, तो पैसिव में भी इस तरह एक लिमिट तक ही चलता है? पैसिव टेंशन तो बेसिकली होती यही है, लिमिट ही है। पैसिव टेंशन तो बेसिकली एक्टिव टेंशन के अपोजिट है ना। जहाँ पे एक्टिव टेंशन खत्म होती है वहां पे पैसिव टेंशन स्टार्ट हो जाती है, एक तरह की सिंपल। सही है, मतलब कि आप एक चीज है ना, एक चीज आप एक खास हद, जब एक खास हद तक आप उसको उठा सकते हो। मतलब कि जैसे जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक 10 kg का वजन है, उसको जब मैं उठाने लगता हूँ तो मैं उस पर जोर लगाता हूँ, आखिर में मैं उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा होता है, जिस दौरान मैं जोर लगा रहा होता हूँ ना, उस दौरान क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग को मैं प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो साइकिल बना था ना, वो जो अटैचमेंट हुई थे, उस अटैचमेंट की वजह को मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियली वो अटैचमेंट की स्ट्रांग होती है कि वो उस फोर्स को जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस वेट के ऊपर उठाने में, वो उसको बेयर कर पा रही है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो क्रॉस ब्रिज साइकिल था ना, ये जो बॉन्ड था, ये उस फोर्स को बेयर नहीं कर पाता, और जब वो बेयर नहीं कर पाया तो आप फोर्स अप्लाई करते हो, आप थक जाते हो, उस चीज को उठा नहीं सकते। वो जो आप थकते हो ना, दैट इज बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पे आपके क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग फर्दर उस वेट को बेयर नहीं कर सकते और वो अटैचमेंट फर्दर रह नहीं पाती, जिसकी वजह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और वो वेट आप लिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटे? क्लियर? चलें जी, तो हम यहाँ पे इसको एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। और मैं इसके जो अच्छा, जो कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये आपने बेटे चैप्टर नंबर 4 से पढ़ना है, और बाकी जो फोर्स टेंशन रिलेशनशिप तो वही चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही है, लेकिन जो कार्डिक मसल है ये इसी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 है कार्डिक फिजियोलॉजी का। और इसके मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है कार्डिक एक्शन पोटेंशियल को पढ़ने के लिए आपने पेज नंबर मेरे पास 134 है, और आप लोगों के पास जो है भी यही होना चाहिए। उसके अंदर जो है यही वाला ग्राफ है जो मैंने यहाँ स्लाइड्स के अंदर दिया है, उस ग्राफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कार्डिक एक्शन पोटेंशियल वाले ग्राफ को। और जो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग है, ये है पेज नंबर 144 पे। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, वहाँ पे ये मैकेनिज्म भी इसका लिखा हुआ है।
तो आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और फिर कोई क्वेश्चन होगा तो हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर बुक में न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग भी एक्सप्लेन हुए हैं, नहीं, उसको नहीं पढ़ना, उसको नहीं पढ़ना। बस आपको सिर्फ ना थोड़ा सा याद हो कि इनहिबिटरी और स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के थोड़े से एग्जांपल्स आपको पता हो बेटे, ठीक है। उनकी वर्किंग और उसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं है फिलहाल, क्योंकि वो फिर बहुत ही ज्यादा हम टॉपिक से हट जाते हैं ना उसमें, ठीक है जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? तूबा, आवाज आ रही मेरी बेटे आपको? तूबा